नमस्कार और स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एशियन पेंट्स के बारे में। एशियन पेंट्स भारत की वन ऑफ दी सक्सेस स्टोरीज है। निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है। पेंट्स में इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जो इनका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है वो भी इनसे 3 गुना कम है। चलिए क्विकली देख लेते हैं। स्क्रीनर पर जाते हैं। 3,07,000 करोड़ से भी ज़्यादा की मार्केट कैप है इसकी। स्टॉक भी 66 का है और इंडस्ट्री भी 59 का है, ऑलमोस्ट 60 का है। तो थोड़ा सा ज़्यादा है और नंबर वन कंपनी है, तो इसीलिए वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से है। 80 साल से भी पुरानी कंपनी है, पेंट्स वगैरह बनाती है। अगर आप की पॉइंट्स देखना चाहोगे यहाँ पे स्क्रीनर पर, तो आप देख पाओगे कि अ, इनके पास कौन कौन से ब्रांड हैं। मोस्टली इनका जो अर्निंग है वो डेकोरेटिव बिजनेस से आता है। होम डेकोर बिजनेस में ये एंट्री कर रहे हैं, वहाँ से भी थोड़ा आता है। इंडस्ट्रियल कोटिंग जैसे हमारे जो फ्रिज होता है, कार होती है, उन पे भी पेंट्स होते हैं, वो भी पेंट्स के बिजनेस में ही आता है और इंटरनेशनल ऑपरेशन से भी कुछ पैसा आता है। मोस्टली एशिया से पैसा आता है, फिर कुछ मिडल ईस्ट से, साउथ अफ्रीका, पैसा और साउथ पैसिफिक से। नंबर वन पेंट कंपनी है इंडिया में, नंबर टू पेंट कंपनी एशिया में, और नंबर 7 पे है ऑल इन द वर्ल्ड। ठीक है। और अगर हम क्यों इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रूड के प्राइस से मूवमेंट आ रहा है। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे इनका, तो इन्होंने अपने प्रॉफिट मार्जिन में हल्का सा गेन पाना शुरू किया था। आप देखोगे तो जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डेंट पड़ने लगा था। लेकिन फिर से इन्होंने, जैसे जैसे क्रूड का प्राइस स्टेबल हुआ, इन्होंने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लिया, क्योंकि पेंट का प्राइस बढ़ा लिया। एशियन पेंट्स जैसी कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी, ये प्राइसिंग पावर रखती हैं। ये पेंट्स का प्राइस कभी बढ़ा देंगी, और जिनको हाई एंड वैल्यूज और हाई एंड प्रोडक्ट्स चाहिए या वैल्यू प्रोडक्ट्स चाहिए, वो खरीदेंगे। तो देख रहे हो आपकी ज़बरदस्त रिजल्ट। नेट प्रॉफिट देखोगे आप 1,575 करोड़ का। अब तक इतना प्रॉफिट इन्होंने कभी भी एक क्वार्टर में नहीं कमाया। अ, अगर आप ईयरली बेसिस पे चलोगे, तो ईयरली बेसिस पे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई देगी, लिटरली एक्सपोनेंशियल दिखाई देगी। 151 कितनी कंसिस्टेंट है आप देख सकते हो, यहाँ से बढ़ के 6,260 करोड़। तो अच्छा इनका गेन है, नेट प्रॉफिट भी इनका बहुत अच्छा है। तो और अगर आप स्टॉक कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, स्टॉक प्राइस सीजीआर देखोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे, सब ज़बरदस्त है। इसीलिए एशियन पेंट्स बहुत ही स्टेबल स्टॉक है। क्विकली चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे देख रहे हो कि एक एक बड़ा मूवमेंट आ चुका है इसमें। नीचे 3500 के आसपास से ये नीचे आ चुका है, 3000 के आसपास जाने को तैयार है। अभी 3200 पर है। 3200 पे काफ़ी नीचे जाने के बाद एक हल्का सा एक ग्रीन कैंडल बनी। जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट किया होगा, शॉर्ट पोजीशन ली होगी, वो कुछ अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर आप पहले सेल कर रहे हो और बाद में बाय कर रहे हो, तो ग्रीन कैंडल बनेगी। ये रिवर्सल का भी साइन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये इतना इसमें डिक्लाइन आया क्यों, तो इसके पीछे न्यूज़ है। आइए एक बार न्यूज़ को भी देख लेते हैं। ये कल की ही न्यूज़ है, 14 अगस्त की न्यूज़ है। गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है डोमेस्टिक क्रूड, डीजल एक्सपोर्ट और एविएशन वाले फ्यूल पर। तो गवर्नमेंट को लगता है जब जब फ्यूल प्राइसेस की वजह से उनको बेनिफिट हो रहा है, कंपनीज को बेनिफिट हो रहा है, उस पे वो विंडफॉल टैक्स लगाते हैं। और हर फोर्टनाइट, मतलब 14-15 दिन में एक बार उसको रिवाइज करते हैं। और इन्होंने पिछली बार भी इंक्रीज़ किया था, इस बार और भी इंक्रीज़ कर लिया। ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल था। अगर आप मिंट का आर्टिकल देखोगे, वहाँ उन्होंने प्राइस भी लिखा है कि 7,100 रुपया पर टन 15 अगस्त से पेट्रोलियम क्रूड पे लगाएंगे। एक रीज़न ये हो गया। अगर क्रूड महँगा है, तो एशियन पेंट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, पेंट्स वगैरह हैं, इनका जो क्रूड प्रोडक्ट यूज़ होता है, भी इनका जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड है। तो जित और सिर्फ़ यही नहीं है, और भी हैं, जैसे टायर्स, पेंट्स, केमिकल्स, ये सब क्रूड के डेरिवेटिव हैं। तो जब-जब बढ़ता है, तो इन कंपनियों पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। क्रूड का प्राइस राइज़ कर रहा है, वो हमने देख ही लिया। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी दिक्कत चल रही है। अगर आप यूरोप में देखोगे, बहुत सारा एड्स है इस पे। अगर आप देखोगे कि यूरोपियन गैस भी जो है, फ्यूल का एक जो पेट्रोल डीजल का जो अल्टरनेटिव है, उसका भी प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्ट्राइक होने को आ रही है। और अगर आप सऊदी और ओपेक की तरफ आओगे, तो वहाँ पर भी वो प्राइस कट कर रहे हैं। फिर हम मनी कंट्रोल पर आते हैं, जहाँ इन्होंने लिखा है कि सऊदी के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है फ्यूल प्रोडक्शन कट करने के लिए। अगर आप सप्लाई कम कर दोगे, तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्यूल एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्रूड एक ऐसा प्रोडक्ट है, जिसकी सबको ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एस&पी ग्लोबल का भी देखोगे, तो वो बता रहे हैं कि जो ओपेक का क्रूड प्रोडक्शन है, ओपेक प्लस का, वो लोएस्ट है 2021 के बाद। हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक नेगेटिव अ, इसमें न्यूज़ है। अब हम ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल का प्राइस देख रहे हैं, तो ये भी काफ़ी इंक्रीज़ कर गया है। अगर आप इसके लोअर एंड पे देखोगे, तो अराउंड 72 पर था,
इतना ठीक है इंडियन प्राइसेस के लिए, इंडियन इन्फ्लेशन के लिए भी। और जो बढ़कर अब ऑलमोस्ट 90 को टच करके वापस हल्का सा इसमें रिजेक्शन आया है, जो 84 के आसपास आ रहा है। बट ये आई थिंक ये प्रॉफिट बुकिंग है, जो उन्होंने नीचे से बाई किया था वो अब उसको सेल करेंगे। तो टेक्निकल बेसिस पर है, ऐसा कोई रिलीफ है नहीं। तो अब आते हैं वापस अपने एशियन पेंट्स पे। एशियन पेंट्स के चार्ट पे आते हैं, ज़ीरोधा का पोर्टल खोल लिया है। अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, आपको क्लिक करना है, अकाउंट बनाना है। अगर आपके पास पहले से ही अकाउंट है तो वीडियो एंजॉय करिए, अगर किसी और को बनाना है आप वो लिंक शेयर कर सकते हो। अब अगर आप एशियन पेंट्स के चार्ट में अगर आप नीचे से हम देखेंगे कि कितना परसेंट गेन हो चुका है। ऑलमोस्ट 30% का गेन था और अब वो गेन उड़ के अब आधा ही रह गया है, 15-16% रह गया है। तो हमको अगर आप क्विकली इसमें मूविंग एवरेज भी लगाओगे तो आपको दिखाई देगा कि इसने 50 डेमा को भी कट कर दिया था यहाँ पे, और उसके बाद 100 डेमा को भी कट कर दिया। अब इसने 200 डेमा से हल्का सपोर्ट लिया है। 200 डेमा एशियन पेंट वैसे भी जनरली देखा जाए 200 डेमा जो है वो एक सपोर्ट होता है, बट यहाँ पर 200 डेमा पहले भी वो ब्रेक कर चुका है और काफ़ी नीचे से उसमें मूवमेंट भी आ चुका है। ये टेक्निकल रिजेक्शन भी हो सकता है। अगर आप यहाँ देखोगे आरएसआई, तो आरएसआई बहुत ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ गया था। तो एक बाउंस बैक भी हो सकता है, बट अगर आप पहले देखोगे तो अभी अभी अगर आप आरएसआई देखोगे टॉप पर, अगर आप यहाँ देखना है आपको, मैं इसको एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। आपको देखना है यहाँ टॉप पर देखना है आरएसआई। अगर आप आरएसआई देखोगे इस वक्त, तो आरएसआई जो है वो ऑलमोस्ट 28 से बाउंस करके वापस अब आ गया 31 पर। पर 28 से पहले भी अगर आप थोड़ा प्रीवियस हिस्ट्री में जाओगे तो पहले भी बाउंस करके ऊपर जा चुका है 34, और फिर उसने लोवेस्ट बनाया है 20 का। फिर एक और डबल बॉटम टाइप का हल्का सा 20 और 20 का बनाया है। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ से ये ऊपर ही जाए, हो सकता है कि यहाँ पर फिर स्ट्रगल करे, क्योंकि क्रूड के लिए नेगेटिव न्यूज़ की कमी नहीं है। और और क्योंकि इंडिया के पास अपना खुद का क्रूड भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो डिपेंड करता है इंटरनेशनल मार्केट्स पर। तो जरूर अगर आप देखोगे लास्ट टाइम जब ये गिरा था तो यहाँ से रुका नहीं था, वो सीधा जाके नीचे पहुँच गया था। और ये ऊपर भी जा सकता है, बट अगेन 3000 एक अच्छा लेवल है हमारे बाइंग प्राइस के लिए। अगर आप पिवट पॉइंट लगाओगे डेली बेसिस पर, देखोगे कि जो बाउंस बैक था वो ऑलमोस्ट S3 से आया था। और S3 पे हम एक लास्ट सपोर्ट होता है, और R3 जो है वो लास्ट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन या एक छोटा सा एक बाइंग या एक रिवर्स कैंडल हम देख सकते हैं, जो हम देख रहे हैं। ये तो बात हो गई डेली की, लेकिन स्लिप गेम दिखाई देगा आपको वीकली पर। जब आप वीकली देखते हो तो आपको एक क्लियर रेजिस्टेंस दिखता है इस लेवल पर, और एक क्लियर सपोर्ट दिखता है इस लेवल पर। जो पूरा गेम है ये R1 और S1 का है। अगर आप R1 देखो तो ये आता है 3400 से 3500 के बीच, 3400 के आसपास है। आप 34 से 35 का जोन पकड़ लीजिए। और जो अगर आप S1 देखोगे तो ये आ जाएगा 2700 के आसपास आएगा। तो एटलीस्ट 2700 पे बाय करना मुश्किल हो जाएगा, तो आप 2750 से 2650 भी ले सकते हो। तो ये एक लॉन्ग टर्म पे सपोर्ट है। अ, मैंने इसमें पोजीशन ली थी लास्ट टाइम जब ये ऊपर यहाँ से 2700 पे, तो एग्जैक्ट आप बाय नहीं कर पाया था मैं। थोड़ा सा ऊपर लिया था, ऊपर गया जब वीकली बेसिस पर बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी। एक ग्रीन कैंडल और उसके उससे थोड़ी सी बड़ी रेड कैंडल बनती है टॉप पर, उसे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। वो रिवर्सल का साइन होता है। तो वीकली बेसिस पर जब वो कंफर्मेशन आ गया, मैं अगले ही वीक में निकल गया यहाँ पे। तो अच्छा खासा आई थिंक 10 से थोड़ा ऊपर परसेंट का प्रॉफिट मैंने बुक किया है इसमें। और अब मैं वेट कर रहा हूँ इसको नेक्स्ट लेवल पे आने के लिए। नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है? अगर आप देखोगे ये एक लेवल है जहाँ पर सपोर्ट है। एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी कर देंगे। और अगर आप 3000 के आसपास जाते हो तो यहाँ पे भी आप एक टैप करते हो तो आपको दिखाई देगा ये काफ़ी सपोर्ट है। और अगर आप 2700 के आसपास भी जाते हो, फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन से पिक कर लेते हैं और आप इसको क्लिक कर देते हो, तो आप देखोगे कि इस लाइन पर जो पिवट पॉइंट से थोड़ा सा नीचे पॉइंट है, यहाँ पर इसने पहले भी कई बार सपोर्ट है। यहाँ पे देखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट, फिर यहाँ पर स्ट्रगल किया, नीचे आया, फिर ब्रेक किया, फिर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, बहुत देर कंसोलिडेट किया वीकली बेसिस पर, नीचे गया, डबल बॉटम बनाया, ऊपर आया, फिर इस लेवल पे कंसोलिडेट किया, फिर उसने मूवमेंट दिया। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस यहाँ पे 3000 के आसपास आके एक सपोर्ट लेने की कोशिश करे, और अगर नहीं आया तो वापस वो 2700 के लेवल पर आ जाएगा। इस चैनल अगर ये एक चैनल आप इसको मान लो तो एक अच्छा खासा इस चैनल में प्ले है। ड्राइंग पर क्लियर कर लेते हैं ताकि हम फिर से एक बार ध्यान से देख पाएँ। अगर बेसिकली 2700 पे सिर्फ विक्स ही है, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें
तो 2700 पे सिर्फ विक्स हैं, तो आप एग्जैक्ट 2700 पे बाय करना अगर आता भी है तो मुश्किल होता है, क्योंकि आप देखो कि यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट मिला था और यहाँ बाइंग आ गई थी। तो आप 27 से 28 के बीच में बाय कर ले रहे हो अपनी एनालिसिस के अनुसार। अगेन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा एनालिसिस है, मैंने फॉलो किया था और मैं अगेन फॉलो करूंगा अगर ये उस लेवल पर आया तो। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा। मैं वेट कर रहा हूँ 3000 के लेवल का। 3000 के लेवल पर आएगा, जैसे अगर आपको 10 खरीदने हैं तो यहाँ पर आप 5 बाय करिए, कि हो सकता है कि यहाँ से ये ऊपर जाए, और अगर नहीं आता है, वापस नीचे आता है 2700 पर, मैं फिर से इसमें 5 बाय कर लूँगा। मेरा एवरेज प्राइस कुछ दोनों के बीच का आ जाएगा, और अगेन मैं प्रॉफिट एक्सपेक्ट करूँगा इसमें कि ये आने वाले कुछ हफ्तों में 20-22% का प्रॉफिट दे। काफ़ी स्टेबल स्टॉक है, मार्केट में इसकी डोमिनेशन भी बहुत है, तो इसके लिए इसका एशियन पेंट्स के पास प्राइसिंग पावर भी है, तो ये आराम से कर सकता है। अगर आप ये तो मूविंग एवरेज लगा दो आप, तो देखोगे कि अगेन जो 200 डे मूविंग एवरेज है, अगर आप ये थोड़ा-सा और अगर इसी इसी तरह रहा तो आप इसको आप ऐसे थोड़ा-सा आगे लेके जाओगे, देखोगे कि ये जो प्राइस है, ये 2700 का ही प्राइस है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट आ रहा है, और अगर आप जो 100 डेमा है उसको देखोगे तो ये 3000 के पास आ रहे हैं। तो ये आप मूविंग एवरेजेस, ये डेमा कह रहा हूँ मैं, बट ये वीकली चार्ट है, ये वीकली एवरेज है। तो 100 वीक मूविंग एवरेज और 200 वीक मूविंग एवरेज की का दोनों का प्ले है। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं प्ले करने वाला हूँ एशियन पेंट्स में। 3000-2700 आना बड़ी बात नहीं है, अच्छे खासे लेवल ऊपर से नीचे आ चुका है। अगर 3000 पे मिलता है वेल गुड, और अगर 2700 मिलता है तो लॉटरी से कम नहीं होगा। इतने अगर एक स्टेबल प्राइस मिल जाएगा। इसमें बस देखने वाली बात ये है कि इसमें मुझे लगा था कि एक बार को इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा। अगर आप इस एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो तो कुछ इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बनती है, और अगर आप नीचे से करोगे तो ये चैनल जो था कुछ इस तरह था। मुझे लगा था इस बार ये ब्रेकआउट दे देगा, जिसलिए मैंने इसको टॉप पे नहीं बेचा, वरना मैं 3500 पे बेच देता। एक रेजिस्टेंस को इसने कई बार टच कर लिया है। अब जब जब ये इसका जब ये ब्रेकआउट भी देगा, जब फ्यूल के प्राइस, क्रूड के प्राइस स्टेबल हो जाएँगे, तो वो ब्रेकअप भी अच्छा होगा। आप लिटरली देखो, अगर मैं यहाँ से इसको, यहाँ से भी ले लेता हूँ इसको, ये वीकली बेसिस है याद रखिएगा। तो इसने 85 बार्स यानी 85 वीक्स ले लिए हैं इसी चैनल के अंदर। काफ़ी टाइम इसने स्पेंड कर लिया यहाँ पर, अब इसको ब्रेकआउट देना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मूव आएगा। हाँ, हो सकता है फिर 4000 और उसके ऊपर भी चला जाए। अगर आप इसको एक राउंडिंग बॉटम भी का भी टारगेट मान के ले लो, तो भी इसमें इसका जो मूवमेंट है वो 845 का है। वो भी 3500 के ऊपर से, तो आराम से 4000 के पार जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म का गेम है, बहुत ही लॉन्ग टर्म का गेम है। इतना लॉन्ग टर्म आप ले पाओ तो वेरी गुड, नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं। इसको मैं एक बार फिर रिफ्रेश कर लेता हूँ। अगर आप मंथली चार्ट लगाओगे तो देखोगे कि जो इसका जो ग्राफ है वो ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। पहले भी इसने कई बार लिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ने यहाँ स्ट्रगल किया है, बट क्योंकि अभी हमको दिख रहा है तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं। और मेरा एक क्यों मानना था कि ये नीचे आ सकता है, अगर आप देखो यहाँ पर टॉप पे ग्रीन कैंडल, डोजी और फिर एक रेड कैंडल, ये मंथली बेसिस की कैंडल है, और अभी जो रेड कैंडल है उसका मंथ पूरा नहीं हुआ है, बट आपको कुछ कुछ ये इवनिंग स्टार की तरह दिखाई देगा। और इवनिंग स्टार हमको पता है अगर टॉप पे आता है तो ये एक रिवर्सल सिग्नल होता है, तो इसके लिए इतना नीचे आना कोई बड़ी बात नहीं है। एक ये और रीज़न है इसको नीचे बाय करने का। फिर नीचे आएगा अगेन, अगर इस तरह का मूवमेंट बनाता है ये, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगला फिर कैंडल जो है ग्रीन ही होने के चांस है टेक्निकल बेसिस पे। फंडामेंटली हमें पता है कंपनी बहुत ही स्टेबल है, डिविडेंड भी देती है अच्छा खासा। धीरे-धीरे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की। मैंने कुछ वीडियो बनाए थे अभी पिछले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, अगर आपको अच्छा लगे तो वो देखिए। टाटा मोटर्स का बनाया था जो बहुत-बहुत बड़ा लॉन्ग व्यू था, जो मंथली बेसिस पे वो कैंडल थी। अगर आपको वो भी अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा। हम एक नए चैनल हैं, हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। जब आप लाइक करते हो तो और लोगों को भी यूट्यूब दिखाता है ये वीडियो कि हाँ, उनको भी इंटरेस्ट हो सकता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।